हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ रंजीत गुप्ता। हम आज इलेक्ट्रिक चैप्टर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर अब देखते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर से देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमको पता है कंडक्टर के केस में होता क्या है। सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, अब इसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके इस साइड आ जाते हैं और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये इस साइड आ जाते हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज है तो ये उस पे फोर्स किस तरफ लगता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इस पे इस तरफ लगेगा और प्रोटॉन है उस पे इस तरफ लगेगा, या आप प्रोटॉन इसको यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो जिसकी वजह से इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज इस एंड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। देन अब यहाँ पे क्या है कि जिसकी वजह से जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, उतना ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगी और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके बराबर होगी, मींस ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल। दोनों ही फील्ड क्या होंगी, जस्ट इक्वल होंगी और दोनों ही फील्ड इक्वल होने की वजह से अगर हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो आप देख सकते हो बिकॉज ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। आप देखो एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है, इंटरनल की डायरेक्शन जस्ट इस तरफ है, तो दोनों ही फील्ड जस्ट अपोजिट हैं। तो जिसकी वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनको डिफरेंस इनका करेंगे बिकॉज वेक्टर में ये हमारा रूल है when two vectors in opposite direction then resultant is equal to the difference of their magnitude। तो सो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको डिफरेंस इनका करेंगे और डिफरेंस बिकॉज ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सो क्या आएगा, जीरो। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जबकि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो। अब आते हैं यहाँ पे इसी कंडक्टर को जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होने वाला है। जब हम इसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने इसी सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे सेल से कनेक्ट करते हैं तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो सो ये इसका पॉजिटिव रहता है, ये ही नेगेटिव। तो जिसकी वजह से अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, एक्सटर्नल इस पॉजिटिव की वजह से और दूसरा ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसी की तरीके जैसे यहाँ पे इधर की तरफ आ गए तो आपको भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस तरफ आना चाहेंगे और जितने भी प्रोटॉन होंगे इसके इस तरफ आना चाहेंगे। लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, इनको इससे आगे या बाहर इस कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी यहाँ क्या होने वाला है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, जस्ट बाहर आ जाएगा इससे, इस कंडक्टर के थ्रू सेल के थ्रू फिर से ये यहाँ पे पास हो जाता है। तो सेल का काम ही यही होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर देगा इस वायर के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है और प्रोटॉन जो है लो से हाई। प्रोटॉन आपका, प्रोटॉन के लिए आप बोलोगे लो पोटेंशियल से, सॉरी प्रोटॉन हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल मूव करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव कर रहा होगा बिकॉज ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे स्टिक कर पाएंगे, यहाँ पे रुक पाएंगे, और यहाँ पे बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही रह पाएगा। पहले की तरह आपका यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टिक कर जा रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो बहुत स्मॉल हो गया, उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी स्मॉल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ जो अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी। तो अगर हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। तो अब हमने क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इंटरनल फील्ड की वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी, ये वैल्यू बहुत ही लार्ज होगी। आप ये देख सकते हो ये एक्सटर्नल की वैल्यू, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू लार्ज होगी और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाती है। उसका रीजन यही है कि बिकॉज यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठा हो पाते, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, स्किप करके बैटरी के थ्रू फिर से ये वापस यहाँ पे आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, बिकॉज ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिलने वाली है, ई नेट। और ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिर्फ और सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल इस कंडक्टर में आप देख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मिल रही है। फिर से एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 10 यूनिट और ये सिर्फ 2 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू जो है 2 यूनिट है और इसकी वैल्यू जो है 10 यूनिट है। तो आप 10 माइनस 2 करते हो, 10 माइनस 2 तो क्या आपको मिल जाता है 8। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया था, 10 माइनस 2 करते हो तो 8 आ जाता है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है क्योंकि ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। तो सो यहाँ पे 8 यूनिट का एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। बट वही चीज यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे जो भी है ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू 10 है, इंटरनल में क्या हो जाएगी 10, जिसकी वजह से ये माइनस होके 0 हो जाती है। इसीलिए किसी कंडक्टर को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो होती है 0 होती है। बट यहाँ इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पा रही है बिकॉज इसमें सेल लगा, सेल के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे मूव कर जा रहे हैं। ओके, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारी जनरेट हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जैसे कि अब इसके आगे हम देखें तो इस फिगर को थोड़ा सा सॉर्ट आउट हम करते हैं। क्या करना है हमें, पहले ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने सेल से कनेक्ट किया, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी या सेल लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा एक यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये फाइनली बस दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल हमने ये इसका आपको मैकेनिज्म बता दिया कि कैसे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल रहा है। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। उसका रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड आपका फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट उसके अपोजिट इस तरफ। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट होना शुरू कर देता है इन द
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये एक्सेलरेट होगा तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, जब कंडक्टर में हम सेल नहीं कनेक्ट करते हैं उस समय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरीके से रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो ओवरऑल ये अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिस पॉइंट से ये स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से कंजुगेटिव कोलिजन करते रहते हैं। इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी कोलाइड करता है, और कोलाइड करते हुए डायरेक्शन को चेंज करते हुए इस तरीके से यहाँ पे मूव करते रहते हैं। ये हमने बताया था आपको कि 10⁵ मीटर पर सेकंड ऑर्डर की इनकी स्पीड होती है। अब इस स्पीड से चलने की वजह से ये बार बार कोलाइड करते हुए इनका फिर से उसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां से ये स्टार्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से इनका नेट डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें अभी है इनका 0। सो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं कि जैसे हमने सेल लगाया होगा तो क्या हुआ होगा। तो सेल लगाने की वजह से हुआ क्या, सपोज दैट ये यहाँ पे है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सब अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करते हुए आप फाइनली देखोगे कि ये अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। ये आप देख सकते हो क्योंकि इसकी इतनी स्पीड इतनी हाई होती है कि ऐसा नहीं कि एकदम एक लाइन में ही मूव करना शुरू कर देते। पहले ये रैंडम कर रहे थे और अभी क्या है, एकदम जस्ट एक लाइन में मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी भी रैंडम मोशन कंटिन्यू रखेंगे, बट यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से ये अपने ओरिजिनल स्पेस पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे। अब ये यहाँ पे आ गए, अब आगे से कोलिजन करते करते कुछ टाइम बाद हो सकता है यहाँ आ जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे शिफ्ट करने की जो रेट होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मींस द वेलोसिटी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, बिकॉज़ ये पॉजिटिव है नेगेटिव, the velocity by which a electron shift towards positive terminal or lower to higher potential is called the drift velocity in the influence of cell. Okay, तो ये स्मॉल फॉर्म में इस तरीके से ये मूव करते हैं। और जो ये drift velocity होती है एक्चुअली में ये एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, कांस्टेंट मोशन होती है। अब उसका रीजन देखते हैं कि एक्चुअली में ये यहाँ पे फोर्स की वजह से इसमें होना चाहिए एक्सीलरेशन, मींस टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन ये वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। उसका रीजन ये है कि जैसे ये अपनी वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेट होता है, देन ये किसी न किसी से कोलाइड कर जाता है। तो अपने एक रिलैक्सेशन टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, उसके बाद कोलाइड करने के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, फिर से ये सेल से एनर्जी लेता है, फिर से एक्सेलरेट होता है। तो ओवरऑल एक नेट अगर हम देखें तो एक आपका जो है वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक्सेलरेटेड ना होकर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी दिखाना चाहें तो BD से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी इस डायरेक्शन में BD वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम BD वेलोसिटी जब ये मूव करती है तो उसी समय हम यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिए हम रिलेशन यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन क्या होगी, हमने जैसा कि बताया था BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए V1 इक्वल टू अगर हम देखें U1 प्लस A tau1, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये पहले से इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी U1 है, ड्यू टू द फोर्स इसमें प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन A, और कितने टाइम के लिए, tau1 टाइम। tau1 टाइम का मतलब क्या है कि एक रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमने बताया आपको कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव, जैसे ये कोलिजन हुआ ये कोलिजन, इन दोनों कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप है इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इस टाइम तक के लिए ये क्या करेगा, वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज होकर कितनी होगी, v1 हो गई। उसी तरीके से किसी दूसरे का v2 इक्वल टू u2 प्लस a tau2। तो इस तरीके से डॉट डॉट अगर हम bn इक्वल टू लिखें u2 प्लस a tau n, ये un। अब इनका जो एवरेज वैल्यू होता
सारे वेलोसिटी का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू में क्या हमें दे रहा होगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बाई n। अब हम यहाँ पे vd की वैल्यू करते हैं, vd इक्वल टू u1 की वैल्यू क्या है, सॉरी ये v1, एक्चुअली हम इनका सम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, v1 v2 bn। तो यहाँ पे हम इनका v1 v2 bn की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करें क्या आएगा, u1 प्लस a tau 1 प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस डॉट डॉट un प्लस a tau n बाई n। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, vd इक्वल टू u1 u2 un को अलग कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हम इसको लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un और इसका जो है ये प्लस a tau 1 प्लस a tau 2 प्लस डॉट डॉट a tau n बाई n बिकॉज डिनोमिनेटर हमने अलग अलग दोनों के साथ ले लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे vd इक्वल टू, अब ये क्या करता है, हमने एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस, अब यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, यहाँ से a कॉमन ले लिया हमने, तो बच क्या है हमारा tau 1 tau 2 प्लस tau n बाई n। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे a और ये लिख दिया हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, a tau, हमारा ये आ गया vd की वैल्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं vd की वैल्यू इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इस पे आप देख सकते हो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू m इनटू a, अगर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के टर्म में F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि चार्ज कितना है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें लग रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, तो E इनटू E हमने कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो यहाँ में इक्वल टू लिख सकते हैं E इनटू E, इन दोनों इक्वेशन से। सो A इक्वल टू E बाई m, ये हमारा A की वैल्यू आ जाएगी। अब A की वैल्यू जैसे ही हमारी आती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की निकालने के लिए। तो vd बराबर A की वैल्यू क्या होगी, E बाई m इनटू टाउ, और यहाँ पे एक हम माइनस साइन आप यूज कर लेंगे। माइनस साइन ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट है। अब आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जस्ट इसके अपोजिट है। तो आप इस तरीके से, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं। अब इसको चाहे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के भी टर्म में लिख सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस v है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, l है, l लेंथ का ये कंडक्टर है। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज़ E इक्वल टू b अपॉन l। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, देन vd इक्वल टू हो जाएगा माइनस eb अपॉन ml इनटू टाउ। तो आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया, ये और ये फॉर्मूला आप कर सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तीनों ही फॉर्मूले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हैं, बस उसमें अलग अलग वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके अलग अलग फॉर्मेट में निकाला हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि vd की वैल्यू क्या है, E m टाउ, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहने वाली। सो यहाँ से हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जितनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई होगी उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। मींस कहीं ना कहीं आप यहाँ से देख सकते हो vd
directly proportional to the V means potential difference across the conductor means कि जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप इस कंडक्टर पे क्रॉस अप्लाई करते हो उतना ही हाई आपकी क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ओवरऑल आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लिया होगा। देन अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके आगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन है। एक्चुअली अभी यहाँ पे हमने करंट का कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों क्योंकि हम v की वैल्यू जब भी हम सेल लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू पे लगाएंगे, ये वैरी नहीं करेगी। और जब ये v नहीं वैरी करेगी आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो vd की वैरी नहीं करेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली डिफाइन करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहा है तो करंट को हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो सो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है मींस मोशन स्टेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से। तो हम यहाँ पे कैसे इसके बीच रिलेशन करते हैं ये देखते हैं। सपोज हमने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। जब तक हम कंडक्टर को सेल से नहीं कनेक्ट करते हैं तब तक हम करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकते। सो हमने सेल से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी लेंथ हम अज्यूम करते हैं l है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर ये कंडक्टर इसके अंदर क्या होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज द स्मॉलेस्ट। और हमने जैसा कि दिया लेंथ दिया हमें कितना लेंथ दिया है l और क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू a और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस कितनी है b, ये अप्लाई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा जैसे सेल से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टार्ट कर जिसकी वजह से हम बोलेंगे करंट जो है इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करंट I जनरेट होती है। देन हम I का रिलेशन करेंगे इन सब के साथ। तो I का रिलेशन करने के लिए तो बेसिकली हमें क्या पता है I की वैल्यू क्या है I इक्वल टू Q बाई T मींस अगर हमें किसी कंडक्टर की टोटल चार्ज और टाइम कितने टाइम चार्ज फ्लो किया
तो हम ये बता, अगर ये दोनों पता चल जाते हैं तो हम इसकी करंट की वैल्यू बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज पता करते हैं, इस कंडक्टर में कितना चार्ज t टाइम में फ्लो किया। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, q n e, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू q n into e। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बिकॉज हमें क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस कंडक्टर का अगर 1 मीटर क्यूब का कोई पीस होता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, n स्मॉल n। तो हम यहाँ पे टोटल, यहाँ पे अगर देखें इसमें टोटल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए हम n, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करना है, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिकॉज n यहाँ पे, तो ये इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहे, बिकॉज सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, मींस इसका पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज द a इनटू l। a क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a इनटू l। मीटर क्यूब में कितने होंगे, उसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a l n, ये हो जाएगा a l n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसी को हम बोल देंगे कैपिटल A, यही इतने इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी वजह से अब हमें तो मिल गया Q की वैल्यू। देन अगर हमें Q इक्वल टू हम अब लिख सकते हैं, n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे a n और ये e, ये पूरा हमने किसकी जगह पे किया, कैपिटल N की जगह पे, n into e था, n की जगह पे हमने a n e into e, ये वैल्यू पुट कर दी। सो Q की वैल्यू हमें निकल गई। अब हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें इस कंडक्टर की लेंथ पता है और इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, डायरेक्ट वेलोसिटी से। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि हमें स्पीड पता है, लेंथ पता है, देन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पे l लेंथ की मूव करेगा, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो इसकी डिस्टेंस होगी l बाय वेलोसिटी कितनी है, vd। सो यहाँ पे टाइम की वैल्यू हो गई l अपॉन vd। अब ये वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करते हैं, आप देख सकते हो कि ये t की वैल्यू और यहाँ पे q की वैल्यू, q और t की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। देन I इक्वल टू q की वैल्यू हो गई a l n, a l n हो गई q की वैल्यू इनटू e बाय vd, t की वैल्यू कितनी है, l अपॉन vd। तो देन इसको हम अगर सिंपलीफाई करें तो l से ये लेंगे कैंसिल, देन ये vd ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, n e a vd। ये हो गया हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। सो करंट I इक्वल टू n, n मींस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सो ये आप देख सकते हो करंट की वैल्यू जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सो इस तरीके से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। सो आई होप ऑल टॉपिक्स क्लियर। देन अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, और ये आपको ओम्स लॉ में या उनको ओम्स लॉ को हम प्रूव भी करेंगे इसके आगे। ओके।